गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिकंदर के आक्रमण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि भारत की राजनीतिक एकता स्थापित होगी, पॉलिटिकल यूनिटी, क्योंकि सिकंदर ने उत्तर पश्चिम के राज्यों को जीत कर और उन्हें कमज़ोर कर दिया था। और क्या हुआ कि बाद में जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, इन हारे हुए प्रदेशों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत हासिल करके और एक तरह से भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द फर्स्ट चक्रवर्ती एम्पायर, भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। ही बिकेम द फर्स्ट चक्रवर्ती एम्परर। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन था, चक्रवर्ती सम्राट का मतलब कि चारों दिशाओं को जीतने वाला। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि तिथि का निर्धारण हुआ। भारत पर सिकंदर के आक्रमण की जो तिथि है, वी कैन से दैट इट वाज द फर्स्ट डेफिनेट डेट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास की पहली निश्चित तिथि है। इससे पहले कोई भी तिथि निश्चित नहीं है, कोई भी देख लीजिए आप। ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई। पहले भारत में इतिहास उस ढंग से नहीं लिखा जाता था जिस तरह से लिखा जाना चाहिए। अगर भारतीयों से कुछ पूछते थे इतिहास के बारे में तो वो किस्से कहानी सुनाया करते थे। लेकिन अब एज अ डिसिप्लिन जो है वो यूनानियों के आक्रमण के या यूनानियों के प्रभाव में आकर जो है भारतीयों में इतिहास लेखन की परंपरा आरंभ हुई। फिर देखिए, विदेशियों के साथ तो संबंध स्थापित हुए ही, व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। और एक बहुत बड़ी जो बात थी वो ये थी कि भारतीयों को भूगोल की जानकारी हुई। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो वो मुख्तलिफ मार्गों से आया, अलग अलग मार्ग उसने अपनाए। जल मार्ग से भी उसकी एक सेना आई, थल मार्ग से भी वो आया, और भारत से यूनान, यूनान से भारत, बहुत से जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो उनका आना जाना लगा रहा। और आर्थिक प्रभाव बताए थे कि जन धन की हानि हुई बहुत ज़्यादा। सिकंदर ने बहुत जो है प्रदेशों को, भारतीय प्रदेशों को पराजित करने के पश्चात उनको लूटा। व्यापार में वृद्धि हुई, मुद्रा पर भी प्रभाव पड़ा। आज जो हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, सिकंदर के आक्रमण के जो अन्य प्रभाव थे वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे बहुत जो महत्वपूर्ण है वो है सांस्कृतिक प्रभाव। हालांकि बहुत से भारतीय शासक, भारतीय इतिहासकार वो इस बात से सहमत नहीं है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के दूरगामी प्रभाव पड़े। वो कहते हैं 19 महीने तक तो वो सिकंदर भारत में रहा, और इन 19 महीनों में वो क्या प्रभाव डाल पाएगा। या तो रहा तक 10-20 साल तो कुछ प्रभाव भी पड़ता, लेकिन विंसेंट आर्थर स्मिथ और अन्य जो इतिहासकार है, रोमिला थापड़ खासकर, रोमिला थापड़ कहती है कि कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़े। तो जो प्रभाव रह गए थे वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल मिक्सअप, कल्चरल इम्पैक्ट। तो देखिए, जब एक तो भारतीय संस्कृति और दूसरी यूनान की संस्कृति, भारतीय और यूनानी संस्कृति का समन्वय हुआ और एक नई संस्कृति का विकास हुआ। देखिए, सिकंदर तो चला गया था भारत से, लेकिन भारत में अपने विजित प्रदेश, जिन प्रदेशों पर उसने जीत हासिल कर ली थी या जिन प्रदेशों ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन प्रदेशों पर वो अपने गवर्नर अपॉइंट करके और फिर वो वापस अपने देश की ओर रवाना हो गया था। ये बात हमें समझनी होगी। और ये जो उसके अपॉइंटेड गवर्नर्स थे, ये लोग भारत में ही रहे। भारतीयों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और भारतीयों के कल्चर को इन्होंने इम्बाइब किया और भारतीयों ने इनके कल्चर को इम्बाइब किया। इम्बाइब मतलब एब्जॉर्ब किया या अवशोषित किया। तो एक सांस्कृतिक समन्वय हुआ, भारतीय और यूनानियों को साथ साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो
उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति के कुछ तत्वों को भारतीयों ने अपना लिया। उन्होंने भी भारतीय परंपरा और संस्कृति को कुछ हद तक अपनाया। तो देखिए किन किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो है कला के बारे में, कला पर प्रभाव। तो देखिए यूनानियों के संपर्क में आने से भारतीय वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला का आपस में समन्वय हुआ। एक नई प्रकार की कला का विकास हुआ उस समय, जिसे कहा जाता है गांधार कला शैली। इसे हेलेनिस्टिक कला शैली भी कहा जाता है, हेलेनिस्टिक आर्ट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यूनान में जो वास्तुकला या यूनान में जो चित्र निर्माण है, ठीक है, वो जो शैली चलती आ रही थी और भारत में जो कला शैली चल रही थी, ये दोनों मिक्स हो गई और मिक्स होके एक नई कला शैली विकसित हुई। क्योंकि गांधार पर आप जानते हो कि यूनानियों ने आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया था। उस क्षेत्र में एक नई कला शैली विकसित हुई जिसे गांधार कला शैली कहा जाता है, या हेलेनिस्टिक कला शैली भी इसको कहा जाता है, हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक का मतलब कंसर्न विद द ग्रीक्स, यूनानियों से संबंधित। तो देखिए इस कला शैली के अंतर्गत बहुत से भवन, बहुत सी मूर्तियाँ बनाई गई जिनमें यूनानी ढंग से सजावट की जाती थी, जबकि इसकी आत्मा भारतीय होती थी। जो देखिए विषय था भवन का या कलाकृति का, वो तो भारतीय था, लेकिन इसकी जो बनावट होती, सजावट और बनावट जो होती थी, वो यूनानी ढंग से की गई। जैसे देखो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिसमें उनके जो हेयर है, यानी जो बाल हैं, वो बहुत कर्ली, यानी बहुत ही ज़्यादा घुंघराले नज़र आते हैं। तो ये घुंघराले बाल वाला जो कंसेप्ट है, ये ग्रीक कंसेप्ट है, यूनानी कंसेप्ट है। तो देखिए आत्मा तो भारतीय है, यानी गौतम बुद्ध जो है वो यूनान के तो नहीं है, वो तो भारत के हैं, लेकिन जो सजावट और जो बनावट है वो यूनानी है। ठीक है, इसी तरह से हमें यूनानी सिक्कों, मतलब भारत के सिक्कों में यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे यूनानी सिक्के बनाया करते थे गोलाकार, भारतीयों ने भी गोलाकार सिक्के बनाने शुरू कर दिए। एक और जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा यूनानियों का भारतीयों पर, वो है विज्ञान और चिकित्सा पर प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए भारत ने यूनानियों से बढ़िया प्रकार के, एक तो अस्त्र शस्त्र बनाने सीखे, अगर हम विज्ञान की बात करें, जिसमें लोहे के तीर होते थे, 2 धार वाली तलवार होती थी। पहले भारत में एक धार वाली तलवार, यानी एक तरफ से धार बनाई जाती थी उसकी, अब 2 धारी तलवारें बनाई जाने लगी भारत में भी। ये किसका प्रभाव था? यूनानियों का प्रभाव। ठीक है, इसी तरह से चिकित्सा के बहुत से तरीके, चिकित्सा पद्धति के बहुत से तरीके भारतीयों ने यूनानियों से सीखे। आज भी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये प्रचलित है भारत में, हालांकि बहुत कम लोगों को पता है। आयुष आपने सुना होगा, आयुष एक डिपार्टमेंट है। ए का मतलब आयुर्वेद, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्ध, एच का मतलब होम्योपैथी। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि यूनानी सिस्टम जो है आज भी प्रचलित है। कभी आपका गला खराब होता है तो मेडिकल स्टोर से एक दवाई मिलती है, वैसे तो विक्स भी मिलती है, स्ट्रेप्सिल भी मिलती है, ठीक है, लेकिन एक यूनानी दवा मिलती है जिसको कहते हैं सुआलिन। कुछ कसैला कसैला सा उसका टेस्ट होता है, टैबलेट की तरह गोलियां होती है। वो क्या है? वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत है। ये सारा होता आयुर्वेद ही है, लेकिन यूनानी कंसेप्ट जो है ये अलग है, यानी जड़ी बूटियों से ही जो सारा बनता है। तो ये जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति भी जो है भारतीयों ने अपनाई। भारतीय भाषा और साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि आज भी प्रयुक्त होते हैं, तबकि हमें पता नहीं है ये यूनानी शब्द है। जैसे पुस्तक, आपको लगता होगा भी ये तो हिंदी का ही शब्द है, लेकिन ये इसका ओरिजिन यूनान से है। कलम,
सुरंग, ठीक है, चाल ढाल, ये सब यूनानी शब्द हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा। यूनानियों ने भी अपने लेखन में भारतीय भाषा खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया और भारतीय एक और चीज़ सीखे यूनानियों से, और वो था नाटकों में रंगमंच जो होता था ना, उस पर पर्दा की जो प्रथा होती थी, यानी स्टेज पर जो पर्दा किया जाता है ना, वो यूनानियों का ही इन्फ्लुएंस है भारत में। ज्योतिष पर प्रभाव पड़ा, ज्योतिष विद्या, बहुत सी ज्योतिष विद्या जो है यूनानियों से हमने सीखी भारतीयों ने। सेना पर प्रभाव पड़ा। देखिए पहले क्या होता था कि भारतीय सेना ज़्यादातर रथों पर, हाथियों पर चढ़कर युद्ध किया करती थी, लेकिन यूनानी हमेशा घुड़सवार मतलब घोड़े पर चढ़कर युद्ध किया करते थे। अब हाथी और रथ तो देखिए धीरे धीरे चल सकते हैं, घोड़े जितने तेज नहीं भाग सकते। तो भारतीयों ने ये सीखा कि घोड़े का जो प्रयोग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। किस तरह से हाइडेप्सिस के युद्ध में, वो हाइडेप्सिस का युद्ध कहलाता है जो सिकंदर और पोरस का के बीच में हुआ था, कर्री के मैदान में। तो देखिए इस युद्ध में बारिश हो जाने के कारण भारतीयों के रथों के पहिए जो है वो कीचड़ में धंस गए, ठीक है। धनुष, बहुत बड़े बड़े धनुष बनाए जाते थे जिन्हें ज़मीन पर टिकाकर और फिर उसे बड़े बड़े जो है तीर चलाए जाते थे। अब उन्होंने क्या सीखा यूनानियों से कि धनुष छोटे बनाए जाने लगे, जिनको आसानी से हाथ में उठाकर और छोटे तीरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले बड़े बड़े तीर होते थे और धनुषों को टिकाया जाता था, बहुत भारी धनुष होते थे। तो ये सब चीज़ें जो है भारतीयों ने यूनानियों से सीखी। और जो बाण होते थे उसमें आगे लोहे का प्रयोग, ये भी जो है एक तरह से लोहे की नोक का जो प्रयोग था, ये भी यूनानी इन्फ्लुएंस था। और दो धारी तलवार के बारे में तो मैंने आपको बताया है। तो देखिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सिकंदर के आक्रमणों को भुलाया नहीं जा सकता, और भारत की जो अस्त व्यस्त राजनीतिक व्यवस्था थी उसका लाभ उठाकर यूनानियों ने हर एक युद्ध में भारतीयों से सफलता अर्जित की। भले ही उसके आक्रमण के चिरस्थायी प्रभाव न पड़े हों, लेकिन भारत की राजनीति, भारत की संस्कृति, भारत की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से यूनानियों के आक्रमण ने प्रभावित किया। तो ये चैप्टर आपका आज पूरा होता है। थैंक यू।